हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम देखें ह्यूमन फिजियोलॉजी से बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर के फुल एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स। इन नोट्स की आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। हम शुरू करते हैं ब्लड से। ब्लड की फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? हीमियोपोइसिस। पोइसिस वर्ड जहाँ भी आ जाए उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। ब्लड की पीएच की बात करें तो पीएच है इसका 7.4 जो कि स्लाइटली अल्कलाइन। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें दो पार्ट होते हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं एंड फोम्ड एलिमेंट्स। फ्लूइड मैट्रिक्स की बात करें तो ये 55% है एंड फोम्ड एलिमेंट्स की बात करें तो ये 45% है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा स्ट्रो कलर्ड विस्कस फ्लूइड है जिसमें वाटर कंटेंट है 90 to 92%, प्रोटीन है 6 to 8%। इसमें मेजर प्रोटीन्स है फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन। फिब्रिनोजन का काम होता है क्लोटिंग, ग्लोबुलिन का काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना एंड एल्ब्यूमिन का काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखना। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट एंड क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है? ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड, लिपिड होते हैं। फिब्रिनोजन जो इसमें है वो इनएक्टिव स्टेट में होता है। इनएक्टिव में इसलिए होता है क्योंकि यदि एक्टिव में हुआ तो वो अंदर ही क्लोटिंग कर देगा। और यदि हम प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर कर दें तो उसे हम सीरम कहते हैं। आप इसे अच्छे से याद रखना है, ये कैसे भी सवाल बना सकते हैं। तो ट्रिक की बात करते हैं, ये हो गई ए हो गई फर्स्ट। इसमें ए हो गया एल्ब्यूमिन, ओ ऑस्मोटिक बैलेंस, जी ग्लोबुलिन, आई इम्यूनिटी, एफ फिब्रिनोजन, सी क्लोटिंग। ये लिम्फ है, ये बाद का टॉपिक है, इसको हम बाद में कवर अप कर लेंगे। ये बीच में ऐसे नोट्स आपको अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर लिख दिया गया था। और ये ऊपर जो डिसऑर्डर्स हैं ये भी आपको लास्ट में पढ़ाए जाएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% हैं। फर्स्ट है आरबीसी जिसको हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, सेकंड है डब्ल्यूबीसी जिसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं एंड थर्ड है प्लेटलेट जिसको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आरबीसी की। ये हमारे ब्लड में पाए जाने वाली सबसे अधिक सेल्स हैं। ये 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ प्रेजेंट है। इसकी शेप बाइकॉनकेव है। ये कहाँ बनती हैं? ये रेड बोन मैरो में बनती हैं। और जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तब ये योक सैक में भी बनती है। और इसका रेड कलर क्यों है? क्योंकि इसमें रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि 12 से 16 ग्राम पर 100 ml इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसका रोल क्या होता है? इसका रोल होता है रेस्पिरेटरी गैसेज के ट्रांसपोर्ट में। अब हम बात करें कि आरबीसी डिस्ट्रॉय कहाँ होती है। आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है स्प्लीन में। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, इसने लिखा है मोस्ट ऑफ मैमल्स, मतलब कुछ ऐसे भी हैं जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन है। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी कलरलेस होती है, न्यूक्लिएटेड होती है और 6000 से 8000 पर mm³ वॉल्यूम प्रेजेंट होता है इसका। इसकी शेप अमीबोइड है, मतलब अमीबा की जैसे ये मूवमेंट करता है। लाइफ स्पैन इसकी शॉर्ट लिव्ड एनसीईआरटी में दे रखी है। इसके दो पार्ट, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। इनकी बात हम बाद में करेंगे। पहले बात करते हैं हम प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स क्या है? सेल फ्रेगमेंट्स हैं प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकार्योसाइट। अब मेगाकार्योसाइट क्या है? मेगाकार्योसाइट है स्पेशल सेल्स इन बोन मैरो। ये 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ में प्रेजेंट हैं और ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। और याद रखना ये सेल फ्रेगमेंट्स है, इसलिए इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ये सेल फ्रेगमेंट्स हैं। ये नीचे डिसऑर्डर्स लिख रखे हैं, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, तो अभी इनको नहीं पढ़ना है। ये आपके नोट्स बनाने के लिए यहाँ पर लिख दिए गए थे। अब हम बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट की। ग्रेन्युलोसाइट के 3 टाइप, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट सेल है जो 60 to 65% प्रेजेंट है। ये फैगोसाइटिक सेल्स हैं। बेसोफिल की बात करें तो ये सबसे कम है, 0.5 से 1%। ये क्या काम करती हैं? ये हिस्टामिन जो कि वैसोडाइलेटर है उसे सीक्रेट करती हैं। सेरोटोनिन जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है उसे सीक्रेट करती हैं एंड हिपेरिन जो कि नेचुरल एंटीकोगुलेंट है उसे सीक्रेट करती हैं। वैसोडाइलेटर है, ये वेसल को डायलेट करेगा। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ये वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। एंड नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, मतलब ये थक्का नहीं बनने देगा। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होता है। अब हम बात करते हैं इओसिनोफिल की। ये 2 से 3% प्रेजेंट होता है। ये इन्फेक्शन को रजिस्ट करता है
एंड एलर्जिक रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ई से एलर्जी वैसे होता नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अब बात करते हैं ए ग्रेनुलोसाइट की। इसके दो टाइप है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट की बात करें तो 6 to 8% है एंड फेगोसाइटिक सेल्स हैं। याद रखना, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल दोनों फेगोसाइटिक सेल्स हैं। लिम्फोसाइट की बात करें तो ये 20 to 25% है, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। 2 मेजर टाइप्स हैं इसकी, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुपिंग की। ब्लड ग्रुपिंग हम 2 तरीके से करते हैं, पहला एबीओ ग्रुपिंग, सेकंड आरएच ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग की बात करें तो हम कैसे ग्रुपिंग करते हैं, बेस्ड ऑन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन ऑन आरबीसी ए एंड बी। ब्लड ग्रुप्स केयरफुली मैच क्यों किए जाते हैं, क्योंकि यदि हम मैच नहीं करेंगे तो क्लम्पिंग हो जाएगी। क्लम्पिंग मतलब आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। और जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर होता है एंड जो एबी ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। यदि आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा तो वो ए ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन प्रेजेंट होगा तो बी ब्लड ग्रुप है, और यदि दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो ए बी ब्लड ग्रुप है, और इनमें से यदि कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो हमारा ओ ब्लड ग्रुप होगा। और जो हमारे पास एंटीजन होगा उससे हमारे बॉडी में दूसरी एंटीबॉडी होगी। जैसे हमारे बॉडी में एंटीबॉडी ए है तो हमारा होगा ब्लड ग्रुप बी, और यदि एंटीबॉडी बी है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। कोई भी एंटीबॉडी नहीं है मतलब ए बी ब्लड ग्रुप है, और यदि दोनों एंटीबॉडी हैं तो ओ ब्लड ग्रुप है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप एनसीईआरटी से जरूर देखना इसे। आगे ये है भाई कौन किस किस से ब्लड ले सकता है, मतलब जिसमें जो एंटीबॉडी नहीं होगी वो उससे खून ले सकता है। अब बात करते हैं आरएच ग्रुपिंग की। आरएच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रीसस मंकी, ये लगभग 80% ह्यूमंस में प्रेजेंट है। यदि एंटीजन प्रेजेंट है तो उसे हम आरएच पॉजिटिव कह देंगे, एंड एंटीजन अब्सेंट है तो हम उसे आरएच नेगेटिव कह देंगे। अब हम बात करते हैं एंटीजन की। एंटीजन क्या है, केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब क्या हुआ इसका कि एंटीजन वो केमिकल्स हैं जिनके कारण हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस होता है। फिर हम बात करें एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी क्या है, ये प्रोटीन्स हैं जो एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे आरएच इनकम्पेटेबिलिटी केस की। इनकम्पेटेबिलिटी का क्या मतलब होता है, मिसमैचिंग। यदि फादर आरएच पॉजिटिव हो एंड मदर आरएच नेगेटिव हो तो जो उनका चिल्ड्रन होगा वो आरएच पॉजिटिव होगा, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी तो अच्छे से हो जाएगी, प्लेसेंटा उनके ब्लड को सेपरेट रखेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जैसे ही डिलीवरी का टाइम होगा तब कुछ ब्लड उनका मिक्स हो जाएगा, और जो मदर की बॉडी है वो आरएच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी। एंड यदि उस मदर को सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज होती हैं तो एंटीबॉडीज तो प्लेसेंटा से पास हो सकती हैं, तो वो एंटीबॉडीज फीटस के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगी। इससे फीटस मर भी सकता है, या फिर उसमें एनीमिया हो सकता है, या फिर जॉन्डिस हो सकता है। जैसे यहाँ हमने लिख रखा है कि ड्यूरिंग डिलीवरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड मिक्स हो जाता है और मदर आरएच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है, और यदि उस मदर को सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज होती हैं तो एंटीबॉडी जो बनाई थी आरएच एंटीजन के खिलाफ वो फीटस के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगी, और उसमें एनीमिया हो सकता है और जॉन्डिस हो सकता है। इस कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं। इसलिए पढ़े लिखे लोग शादी से पहले जन्म कुंडली नहीं आरएच पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट भी करा लेते हैं, ताकि आगे भविष्य में चलकर उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अब प्रॉब्लम तो बता दी, इसका सोल्यूशन क्या है, चलो सोल्यूशन की भी बात करते हैं। जैसे ही फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी होगी इमीडिएटली आफ्टर उसे एंटी आरएच एंटीबॉडीज दे दी जाएंगी। यहाँ पर हमने लिख भी रखा है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग एंटी आरएच एंटीबॉडीज टू मदर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। देनी है इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। अब हम बात करेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड की। क्लॉट और कोगुलन जो है वो डार्क रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और प्लाज्मा में क्या क्या रिएक्शन होती है जिसके कारण कोगुलेशन होता है। जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो इनएक्टिव स्टेट में होता है, जिसके ऊपर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम लगता है और उसे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजन के ऊपर काम करेगा, जो कि इनएक्टिव स्टेट में है उसे फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, जो एक्टिव स्टेट में है और इनसोल्यूबल है। और फिब्रिनोजन जो था हमारा वो सोल्यूबल स्टेट में था। अब ये कैस्केड प्रोसेस है। कैस्केड प्रोसेस क्या होता है, सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शन। वो कैसे है, जैसे हमने ऊपर देखा कि उसका प्रोडक्ट उसमें काम आ रहा है, ऐसे इसे हम कैस्केड प्रोसेस कह देते हैं। फिर हम बात करें फिब्रिन की। फिब्रिन क्या करेगा, जो डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे उनको ट्रैप कर लेगा। इनसोल्यूबल था इसलिए क्लॉट और कोगुलम बना लेगा।
और ये कोगुलेशन स्टार्ट कैसे होता है, ये इंजर्ड टिश्यू या फिर प्लेटलेट्स के द्वारा रिलीज किए जाने वाले सर्टेन फैक्टर्स द्वारा इनिशिएट किया जाता है। ब्लड क्लोटिंग में कैल्शियम आयंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसमें विटामिन के भी काम आता है, ये आप याद रख लेना, कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे हार्ट की। हार्ट ऑटो रेगुलेटेड है बाय नोडल टिश्यू, इसलिए हम इसे मायोजेनिक कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं लिम्फ की। लिम्फ क्या है? टिश्यू फ्लूइड है जिसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। ये क्या काम करता है? ये न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स का इंपॉर्टेंट कैरियर है। ये फैट को ऑब्जॉर्व करने में भी हेल्प करता है। यहाँ पर लिख रखा है फैट आर ऑब्जॉर्व्ड थ्रू लिम्फ इन द लैक्टिल्स प्रेजेंट इन इंटेस्टिनल विली या विलाई, आप इसे जो भी कहना चाहें। ये कलरलेस है, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट है, ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो लिम्फ क्या है? यदि हम ब्लड में से लार्जर प्रोटीन्स को हटा दें और मोस्ट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हटा दें तो हमारे पास लिम्फ बचता है। इसका मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन प्लाज्मा के जैसा ही है। ये क्या काम करता है? ये एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेज बिटवीन ब्लड एंड सेल करता है। ये हमेशा लिम्फ के द्वारा किया जाता है। लिम्फ क्या है? जो लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम लिम्फ कहते हैं। अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी पाथवे की। सर्कुलेटरी पाथवे दो टाइप से हो गया, ओपन सर्कुलेटरी पाथवे एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे। ओपन की बात करें हम तो इसमें जो ब्लड है वो ओपन स्पेसीज या फिर बॉडी कैविटी में पंप किया जाता है, जिसे हम साइनसीज कहते हैं। ये हार्ट के द्वारा ही पंप होता है लेकिन ओपन कैविटी में पंप होता है। इसके एग्जाम्पल हो गए आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस। अब हम बात करें क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे की। इसमें भी हार्ट के द्वारा पंप होता है लेकिन क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में पंप होता है। इसके एग्जाम्पल हो गए एनालिड्स, कोर्डेट्स। अब हम बात करते हैं कि फिशीज में कैसा हार्ट होता है। फिशीज में हार्ट होता है, उनमें केवल एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है और उनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। वो कैसे? हार्ट ने एक बार पंप किया, वो गिल्स में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और वो बॉडी पार्ट्स तक जाएगा और वापस हार्ट तक आ जाएगा। अब हम बात करें उन जानवरों की जिनमें दो एट्रिया लेकिन एक वेंट्रिकल हो। उनके एग्जांपल हो गए एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल। ये हो गया इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और यदि दोनों एट्रिया दोनों वेंट्रिकल है, उनके एग्जांपल हो गए क्रोकोडाइल, बर्ड एंड मैमल्स। इनमें डबल सर्कुलेशन होता है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। हार्ट का ओरिजिन है मीजोडर्मल। लोकेशन है इसकी थोरेसिक कैविटी बिटवीन लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट। ये किससे बना होता है? कार्डियक मसल से। और यदि हम इसकी साइज की बात करें तो ये क्लेंच्ड फिस्ट साइज का होता है। क्लेंच्ड फिस्ट मतलब जब आप अपनी मुट्ठी बंद करते हैं तो जितनी आकार होती है उतनी आकार का हमारा हार्ट होता है। ये पेरिकार्डियम जो कि डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग है उससे प्रोटेक्टेड है और उसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये कुछ ऐसा हो गया, अंदर हार्ट के बाहर पेरिकार्डियल फ्लूइड और उसके बाहर डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम। अब हम बात करेंगे इस डायग्राम की। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप इसे एनसीईआरटी से देख लीजिए, इसकी लेबलिंग आ सकती है। जितने भी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आएंगे वो हम आपको नोट्स में कवर अप करा देंगे, बाकी आप एनसीईआरटी से भी देख लीजिएगा। ये जो नीचे डायग्राम है इसकी हम बात करें तो दोनों एट्रिया के बीच में जो सेप्टम होता है उसे हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, जो कि है थिन मस्कुलर। और एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है उसे हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि है थिक फाइब्रस। और जो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है वो है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो है थिक मस्कुलर। आप इन्हें याद रखें कि कौन थिन मस्कुलर है, कौन थिक फाइब्रस है एंड कौन थिक मस्कुलर है। फिर हम बात करते हैं राइट साइड में जो 3 ब्लू लाइंस दिख रही है आपको, ये है ट्राइकस्पिड वॉल। ये इन्हें हम मस्कुलर फ्लैप्स या फिर कस्प भी कहते हैं। लेफ्ट साइड में आपको ये 2 ब्लू लाइंस दिख रही होंगी, इसलिए हम इसको बाइकस्पिड कहते हैं। इधर 3 थी तो ये ट्राइकस्पिड था। बाइकस्पिड का दूसरा नाम हो गया मिट्रल वॉल। आप इसे याद रख सकते हैं। मिट्रल वॉल कई बच्चों को याद नहीं रहता तो आप इसे अच्छे से याद रखें, मिट्रल वॉल। राइट वेंट्रिकल से आगे पल्मोनरी आर्टरी जाती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये आर्टरी है लेकिन फिर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाती है ओर्टा, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। ये राइट साइड हमने ब्लू कलर इसलिए शो किया है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एंड लेफ्ट साइड में हमने रेड कलर इसलिए शो किया है क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और इन दोनों के बीच में आपको जो येलो कलर का पार्ट दिख रहा है ये है सेमिलुनर वॉल, जो पल्मोनरी आर्टरी एंड ओर्टा की ओपनिंग को गार्ड करता है। और अब हम बात करें ट्रिक की तो वो है लेबरेट। एल से लेफ्ट, बी से बाइकस्पिड, आर से राइट, टी से ट्राइकस्पिड। और इसमें वॉल्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि ब्लड वापस पीछे फ्लो ना करने लग जाए।
अब हम देखें कि हमारा हार्ट पंप कैसे करता है। हमारे हार्ट में नोडल मस्कुलेचर प्रेजेंट होता है जिसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब वो ऑटो एक्साइटेबल है। नोडल टिश्यू क्या है? नोडल टिश्यू एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर है जो कि हमारे हार्ट में कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। साइनोएट्रियल नोड जिसे हम पेस मेकर कहते हैं, एंड एवियन एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जिसे हम पेस सेटर कहते हैं, एंड पुरकिंजे फाइबर्स। जो आप आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम आप लेबलिंग देखें तो अच्छे से आप देख पाएंगे। जो साइनोएट्रियल नोड है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसकी लोकेशन क्या है? वो राइट अपर कॉर्नर पर प्रेजेंट है, राइट एट्रियम की, और मैक्सिमम 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइल रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को शुरू करता है और उसे मेंटेन कर रखता है, इसीलिए तो हम इसे पेस मेकर कहते हैं। अब बात करें हम एवियन की, जिसे हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एंड पेस सेटर। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है जो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास है। बात करें पुरकिंजे फाइबर की, ये वेरी माइन्यूट फाइबर्स हैं, मतलब बहुत पतले पतले फाइबर्स हैं जो वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है कार्डियक साइकिल। ये कितनी देर की साइकिल होती है? 0.8 सेकंड में हमारा हार्ट एक बार बीट कर देता है, जिसके दौरान ईच वेंट्रिकल हर एक वेंट्रिकल 70 ml ऑफ ब्लड पंप करता है। तो कार्डियक आउटपुट कितना होता है? जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है यहाँ पर 70 ml है इनटू हार्ट बीट, जो कि नॉर्मल 72 होती है। तो नॉर्मली कार्डियक आउटपुट हो गया 5000 ml यानी कि 5 लीटर। और जो एथलीट्स होते हैं उनका जो कार्डियक आउटपुट हम देखें नॉर्मल पर्सन से वो बहुत ज़्यादा होता है। इस डायग्राम को बाद में देखें, पहले हम बात कर लेते हैं जॉइंट डायस्टोल की। जॉइंट डायस्टोल में ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल हैं वो ओपन होते हैं, सेमिलुनर वॉल है वो क्लोज होती है, और एससीएन के द्वारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जाता है और 70% ब्लड फ्लो बिना एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के एट्रिया से वेंट्रिकल में फ्लो कर जाता है, और बाकी का 30% ब्लड एट्रियल सिस्टोल के दौरान आ जाएगा, जो हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे एट्रियल सिस्टोल की। सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। जब दोनों एट्रिया कॉन्टैक्ट करेंगी उसे हम एट्रियल सिस्टोल कहते हैं, और इसके दौरान 30% ब्लड जो बच गया था एट्रिया में वो वेंट्रिकल में पास आउट हो जाएगा। और जो एससीएन ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया था वो एवियन द्वारा वेंट्रिकुलर साइड में कंडक्ट कर लिया जाएगा। अब बात करेंगे हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। इसमें भी सिस्टोल वही है, कॉन्ट्रैक्ट होगा वेंट्रिकुलर, मतलब दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और दोनों एट्रिया रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स को हम डायस्टोल भी कहते हैं। इसमें और क्या होगा? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल हैं वो दोनों बंद हो जाएंगे और सेमिलुनर वॉल ओपन हो जाएगी। अब हम बात करेंगे डायग्राम की। जो एट्रियल सिस्टोल है वो चलेगा 0.1 सेकंड, और बाकी जो टाइम बच गया 0.7 सेकंड उसमें एट्रियल डायस्टोल रहेगा। तो सबसे मैक्सिमम टाइम रहेगा एट्रियल डायस्टोल। अब बात करें वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, तो ये 0.3 सेकंड्स के लिए रहेगा, और इसमें लब साउंड आती है जो कि फर्स्ट हार्ट साउंड कब आएगी? जब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल क्लोज होंगे, जो कि हमने पहले पढ़ लिया था। अब बात करेंगे हम जॉइंट डायस्टोल की, जो कि 0.4 सेकंड के लिए रहेगा। इसमें डब साउंड आती है जो कि सेकंड हार्ट साउंड। वो कब आएगी? जब सेमिलुनर वॉल क्लोज होंगी। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद होंगी तब लब साउंड आएगी, और जॉइंट डायस्टोल में जब सेमिलुनर वॉल क्लोज होगी तब डब साउंड आएगी। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की, जिसे हम ईसीजी कहते हैं। और याद रखना ये यहाँ पर ग्राफ लिख रखा है लेकिन ये है मशीन, इसमें थोड़ा उल्टा होता है, ग्राफ है लेकिन मशीन है। और नीचे लिख रखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे भी हम ईसीजी कहते हैं लेकिन वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफ है वो मशीन है, और ग्राम है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? हार्ट की कार्डियक साइकिल की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हम इसे कैसे ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? इसके लिए हम 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स लेते हैं, जो 2 तो हर एक रिस्ट पर बांध दी जाती है, एंड जो एक बच गई वो लेफ्ट एंकल से अटैच कर दी जाती है। उससे हमें ये कार्डियक साइकिल को ग्राफ मिलता है। इसमें आपको लेबलिंग दिख रही होगी PQRST। इनका क्या मतलब होता है? P वेव जो है उसका मतलब होता है एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। एक्साइटेशन को डीपोलराइजेशन भी कहते हैं। बात करें QRS कॉम्प्लेक्स की, QRS कॉम्प्लेक्स क्या डिनोट करता है? वो डिनोट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है Q के बाद, जिसे हम बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल भी कह सकते हैं। बात करें हम T वेव की, इसमें रिपोलराइजेशन होता है, और T वेव जैसे खत्म होती है तो
सिस्टोल भी खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डबल सर्कुलेशन। इसको टू सर्कुलेटरी पाथवे भी बोलते हैं। ये कैसे होता है, हार्ट एक बार ब्लड पंप करता है, वो लंग्स के पास जाकर वापस हार्ट में आता है तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और फिर हार्ट फिर से ब्लड पंप करता है जो बॉडी पार्ट्स के पास जाता है और वापस हार्ट में आ जाता है। तो बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने के लिए हार्ट को 2 टाइम्स ब्लड को पंप करना पड़ा, पहले लंग्स तक फिर बॉडी पार्ट्स तक। अब ये आर्टरी डायग्राम में हम देख सकते हैं 3 लेबलिंग है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। हम बात करेंगे ट्यूनिका इंटीमा की। जैसे कि हम इसके नाम से समझ सकते हैं, इंटीमा मतलब इनर लाइनिंग होगी इसकी। तो इनर लाइनिंग किससे बनी है, स्क्वेमस एंडोथेलियम से। फिर बात आती है ट्यूनिका मीडिया की। ट्यूनिका मीडिया से हम समझ सकते हैं मिडल लेयर किससे बनी है, स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर से। फिर बात करेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना की। एक्सटर्ना मतलब एक्सटर्नल लेयर है, किससे बनी है, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से, जिसमें कोलेजन फाइबर भी इंक्लूडेड है। अब जैसे कि हम बात करें कि आर्टरी और वेन में अंतर क्या है, तो आर्टरी का जो ल्यूमन है वो वेन के कंपैरिजन में थिन है, और आर्टरीज का जो ट्यूनिका मीडिया है वो भी वेन के कंपैरिजन में थिन होता है। एनसीईआरटी में एक यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन की बात की गई है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर के बीच में है, जिसे हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, जिसमें हिपैटिक पोर्टल वेन जो है वो इंटेस्टाइन से लीवर तक ब्लड कैरी करती है। अब हम देखें कि हमारे हार्ट के मसल्स को भी तो ब्लड सप्लाई की नीड है, तो उन तक ब्लड पहुंचाने के लिए ब्लड वेसल का स्पेशल कोरोनरी सिस्टम प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। अब हम बात करें कार्डियक एक्टिविटी का रेगुलेशन कैसे होता है। इसके लिए हमारी बॉडी में एक स्पेशल न्यूरल सेंटर है जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में है, जो एएनएस के थ्रू हमारी कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। एएनएस 2 टाइप का हो गया, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। सिंपैथेटिक नर्व्स क्या काम करती हैं, हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज करती हैं एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती हैं। बात आती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की, वो क्या करती हैं, वो हमारी हार्ट बीट को डिक्रीज करती हैं एंड स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज करती हैं। और हमारे कार्डियक आउटपुट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जो एड्रिनल मेडुलरी के हार्मोन्स हैं उनकी सहायता से भी हम हमारे कार्डियक आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स की। हमारे पास फर्स्ट डिसऑर्डर आता है हाई ब्लड प्रेशर, इसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हमारा नॉर्मल बीपी तो है 120 से 80, 120 सिस्टोल के दौरान मतलब कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, और 80 डायस्टोल के दौरान मतलब रिलैक्स के दौरान। और यदि हमारा बीपी इससे ज़्यादा हो 140/90 mmHg, तो हम कह सकते हैं हमारा हाई बीपी है। और ऐसे नहीं कि एक बार चेक किया और 140/90 मिला तो हम कह दें भी हमारी तो हाई बीपी है। हमें रेगुलर चेकअप के दौरान 140/90 मिल रहा है तो हम कहेंगे कि हमारे हाई बीपी है। हाई बीपी के कारण हमारे हार्ट डिजीज भी हो सकती है, या फिर हमारे वाइटल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि ब्रेन एंड किडनी को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट डिजीज आती है हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे हम आर्थेरियोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। इस डिजीज में हमारे हार्ट मसल्स तक ब्लड पहुंचाने वाले वेसल्स अफेक्ट होंगे। उन आर्टरीज के ल्यूमन में कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइबरस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिजीज एंजाइना, जिसे हम एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। एक सिम्टम है जिसमें हमारे हार्ट मसल तक अच्छे से ऑक्सीजन न पहुंच पाने के कारण एक्यूट चेस्ट पेन होगा। और ये कब होगा, जब हमें कुछ ऐसी कंडीशन होगी जिसके कारण अच्छे से ब्लड फ्लो ना हो पाए, ब्लड फ्लो अफेक्ट हो। अब नेक्स्ट बात आती है हार्ट फेल्योर की। इसे हम कई बार कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी कहते हैं। इसमें हार्ट अपना काम करने में फेल हो जाता है, वो अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पाता, और इसका मेन सिम्टम है कंजेशन ऑफ लंग्स। अगर हम अगले डिजीज की बात करें तो वो होता है कार्डियक अरेस्ट। इसमें हार्ट ने बीट करना स्टॉप कर दिया। अब किसी को अरेस्ट कर लिया तो वो काम कैसे करेगा। नेक्स्ट डिजीज है हार्ट अटैक। अटैक है तो हार्ट के मसल अचानक से डैमेज हो जाएंगे इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई के कारण। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो। राधे राधे।